तस्मातु दक्षतनयां शंभुर्थं परिकल्पितां तस्मै देह्य विलंबेन कृताते कृतकृत्यता। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में मैंने कुछ ऐसे सिद्धांत लिखे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आप समझ गए होंगे, पर इस विषय पर ही आज की चर्चा पूरी होगी। परसों शनिवार होगा, मैं लाइव होता हूँ इसी चैनल पे रात्रि 8:15 पे आपकी कुंडली का अध्ययन करने के लिए। उस कार्यक्रम में जरूर शामिल होइए। 8:15 बजे होता हूँ। विषयवार तरीके से समझें तो हम लोगों को ये लगता है कि ग्रह जो है वो इतने अंशों पे बैठा तो 0 से 6 अंश पे और 24 से 30 अंश पे गया तो वृद्ध या मृत हो गया, और या तो बाल्य या बालकपन की अवस्था में है। पर इसके अतिरिक्त ज्योतिष के आचार्य और भी बहुत सारे ऐसे सिद्धांत लेकर आते हैं जिसमें वो ग्रहों की तात्कालिक मैत्री को संपर्क में रख करके, जैसे ग्रह अगर सम राशि में बैठा है, न तो मित्र है न तो शत्रु है, जिस राशि में जो ग्रह बैठा उससे उस भाव का स्वामी न तो मित्रता में जा रहा है न तो शत्रुता में जा रहा है। जैसे शनि की राशि में अगर मंगल बैठ गए और वो मंगल शनि से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, 3 घर पीछे और 3 घर आगे में से कहीं बैठ गए, तो क्या होगा? शनि और मंगल आपस में उस कुंडली के लिए प्रॉपर तरीके से समभावस्थ हो जाएंगे। और अगर ग्रह कोई भी, ये तो मैंने उदाहरण की बात की, अगर कोई भी ग्रह सम राशि का बैठा है ना, तो वो अति बाल्यावस्था का है, बाल्यावस्था से भी नीचे है ना, 0 से 6 अंश के बराबर का फल वो देगा। उससे भी नीचे आ जाइए, 6 अंश तक, 0 से 6 अंश तक का वो फल करेगा। फिर क्या कहा कि अगर ग्रह सम राशि में बैठा तो अति बाल्यावस्था में बैठेगा। अगर ग्रह मित्र की राशि में बैठा है, मतलब मित्र की राशि का अर्थ होगा, मैं ऐसे ही समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे। मित्र की राशि का अर्थ होगा कि जहां पे 5 नंबर लिखा है वहां बुध बैठ गए, और जहां 6 नंबर लिखा है वहां सूर्य बैठ गए, मतलब ग्रह बिल्कुल ही सन्निकट बैठ गए। या जहां 9 नंबर लिखा है वहां मंगल बैठ गए या तो सूर्य बैठ गए, तो ये मित्रता का भाव हुआ। तो अगर ग्रह मित्र की राशि में बैठा है मतलब वो बाल्यावस्था का प्रॉपर माना जाएगा। क्लियर है? अवस्था में आपको सिर्फ इतना अवस्था में अब डिग्री नहीं देखनी है, अब आपको सिर्फ क्या देखना है कि ग्रह की मैत्री कैसी बन रही है। आगे क्या लिखते हैं? अगर ग्रह स्वराशि का बैठा है, मतलब मंगल 8 नंबर में, बुध 6 या 3 नंबर में, शुक्र 2 या 7 नंबर में, गुरु 9 या 12 नंबर में, शनि 10 या 11 नंबर में अगर बैठे हैं, मंगल 1 या 8 नंबर में, तो ग्रह क्या कहा जाएगा कि वो स्वग्रही है। और अगर ग्रह स्वग्रही है तो वो कुमारावस्था का माना जाएगा। वो 50% परिणाम करता है कुमारावस्था का ग्रह। फिर आगे क्या लिखते हैं कि अगर ग्रह मूल त्रिकोणस्थ होके बैठा है, एक खास अंश पे जा करके 10 अंश तक बैठे हों, 20 अंश तक बैठे हों, 4 अंश तक बैठे हों, तो ऐसी अवस्था बन जाए कि ग्रह अगर कोई भी जो अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, मतलब 20 अंश तक, है ना, मूल त्रिकोणस्थ हो गया, 10 अंश तक मूल त्रिकोणस्थ हो गया, तो अगर ग्रह मूल त्रिकोण राशि में बैठ गया तो वो युवावस्था का माना जाएगा और वो 100% परिणाम करेगा। यहां पर तो डिग्री को आपने देख लिया। यहां आपने क्या देखा था? इन तीनों में आपने क्या देखा था? राशियां देखी थी। सम राशि में बैठा, मित्र की राशि में बैठा कि स्वराशि में बैठा। अब उसके बाद आगे क्या देखा कि ग्रह उच्च की राशि में बैठा। उच्च की राशि अर्थात सूर्य 1 नंबर में, चंद्रमा 2 नंबर में, मंगल 10 नंबर में, बुध 6 नंबर में, गुरु 4 नंबर में, शुक्र 12 नंबर में, ये ग्रह की उच्च राशि है। तो अगर ग्रह उच्च की राशि में बैठेगा तो वो राजा कहा जाएगा, मतलब वो संपूर्णतया बलवान है, उसको कोई रोक नहीं सकता है फल देने से। जिस तरीके से राजा को कोई रोक नहीं सकता फल निर्णय सुनाने से, वैसे ही उच्च के ग्रह को फल देने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं कि अगर कोई ग्रह शत्रु की राशि में बैठा हो, अब शत्रुगत को मैं समझा देता हूं। 5 नंबर की राशि यहां बनी और सूर्य यहां न बैठ करके यहां पे बैठ गए शनि, और सूर्य कहां बैठ गए? सूर्य बैठ गए यहां पे।
तो ये जो शनि हैं ये शत्रु की राशि में बैठे हैं। अगर यही सूर्य इधर बैठ जाते, यहां तक बैठ जाते, 3 घर पीछे और 3 घर आगे, तो ये मित्रवत हो जाते। लेकिन सूर्य की राशि में शनि बैठे हैं और वो सूर्य इससे बहुत दूर जाके बैठे हैं, तो ये क्या होंगे? शत्रुगत होंगे। अगर ग्रह शत्रु की राशि में बैठा है तो कौन शत्रु की राशि में बैठा? शनि। तो ये वृद्ध माने जाएंगे। और वृद्ध अवस्था का ग्रह 25% फल करता है, बल्कि कई बार उससे भी कम। और अगली बार में क्या लिखा कि अगर कोई ग्रह नीच की राशि में बैठा है, नीच मतलब सूर्य 7 नंबर में, चंद्रमा 8 नंबर में, मंगल 4 नंबर में, बुध 12 नंबर में, गुरु 10 नंबर में, शुक्र 6 नंबर में, शनि 1 नंबर में, ये ग्रह की नीच राशियां हैं। तो अगर कोई भी ग्रह नीच राशि में बैठा है तो आप उसका अंशबल मत देखिए, उसको कह दीजिए कि ये ग्रह मृत प्राय बैठा है, ये ग्रह अपनी दशा काल में बहुत रगड़ के, बहुत परेशान करके, थका कर, दौड़ा करके भी परिणाम दे दे तो चमत्कार है, अन्यथा तो यूं ही है। ज्योतिष में जितने आचार्य हैं लगभग सबने अपनी अपनी बात रखी है। यही तो सनातन धर्म की विशेषता है। और इसी वजह से शायद सनातन धर्म अभी तक जीवित है, या ये कह सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म की ये विशाल बात है कि आप टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं, टीका लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, भाष्य लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि दूसरे धर्म में ये आज़ादी नहीं है। बगल में देख लीजिए, मुस्लिम धर्म में कोई भी लिखने की हिम्मत नहीं करता है। जो है वो मानो, चाहे वो गलत हो या सही, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लगे पड़े हैं। पर यहां पे नहीं, यहां पे आचार्य बढ़े हैं और उन्होंने अपने पूर्व के आचार्य की बातों में अपनी बात भी जोड़ी है, और इसी वजह से इसकी पुष्टता और प्रमाणित हो जाती है, इसको पुष्टि मिल जाती है या पुष्टि हो जाती है। वक्त के हिसाब से सभ्यता बदलती है, और सभ्यता बदल गई तो उस समय के हिसाब से जो है वो शास्त्र में बदलाव किए गए। हालांकि मूलतया वेदों में कोई बदलाव नहीं है, पुराणों में कोई बदलाव नहीं है, यहां तक आपको कोई बदलाव देखने को, हाँ मत भी भिन्न हो सकते हैं। जैसे कई बार, अब उदाहरण है जैसे पद्म जो है वो देवी भागवत में देवी जी की प्रधानता है, शिव पुराण में शिव जी की प्रधानता है। देवता बदल जाते हैं एक ही, पर उसके अंग विशेष बदल जाते हैं, अंग स्वरूप बदल जाते हैं। अब जैसे शिव पुराण में प्रधान जो है वो शिव जी हो गए, बाकी के जितने देवता हैं वो उनके अंग विशेष हो गए। देवी भागवत में देवी मैया प्रधान हो गई, बाकी जितने देवता हैं पंचदेव में वो सब उनके अंग विशेष हो गए। ये बात है। पर मूलतया कि यहाँ ज्योतिष शास्त्र क्या कहा कि वेद का नेत्र, और ये क्या है? वेद की शाखा है ना? वेद की शाखा है, वेदों का अंग, वेदांग इसे कहा गया। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो उसमें ज्योतिष शास्त्र में जितने आचार्य हुए हैं सबने अपनी अपनी बात रखी। कई बार इसमें तो वराहमिहिर ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने ज्योतिष के तीनों स्कंधों पे अपनी कलम चलाई है। सिद्धांत संहिता और होरा को, तीनों में उन्होंने बड़ी अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, बहुत बड़ी बड़ी बात लिखी, और सबके सिद्धांत बड़े ही एकदम बिल्कुल परिपक्व, मजबूत, कोई भी ऐसा कमजोर नहीं। तो क्या लिखा कि आप इस अवस्था में ग्रह को देख करके भी, इस स्थिति में ग्रह को देख करके भी उसकी अवस्था का आकलन कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि ग्रह कितना प्रतिशत फलदायी है। आप ग्रह के अंश को ना देखिए, नीच का बैठा है मृतप्राय हो गया, शत्रु की राशि में है वृद्ध हो गया, उच्च की राशि में है राजा हो गया, मूल त्रिकोणस्थ है युवा हो गया। बस इतना देख लिया और कुंडली का फलकथन आपके सामने है। ये छोटा नहीं था, ये सिद्धांत बहुत गुम्फित है और बहुत मजबूत है। और मैं तो कहता हूं कि आपको अगर अंश बल में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता हो, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, तो आप इसी को याद कर लीजिए, इससे भी फलकथन आसान हो जाएगा। आप इसको देख करके भी फलकथन कर सकते हैं। जैसे क्या बात कही थी मैंने कि कोई ग्रह जो 0 से 6 अंश पे बैठा है उसकी दृष्टि का बल कमजोर है, कहा था। और उसमें क्या कहा था कि जो ग्रह 24 से लेकर 30 अंशों तक बैठा है उसकी दृष्टि का बल कमजोर है। लेकिन 6 अंश से ऊपर और 24 अंश से नीचे, मतलब पहले जो ग्रह हैं वो सब देखेंगे। एक आचार्य ने ये बात कह दी, वहां पे सभी ग्रह देख रहे हैं, जो 6 अंश से ऊपर है वो भी देख रहा है, जो 24 से नीचे है वो भी देख रहा है। जबकि यहाँ पे 24 से 30 वाले में उसकी दृष्टि ही नहीं है, वो दृष्टि से हीन है। 0 से 6 अंश के बीच है तो उसकी दृष्टि उसको नहीं मिलेगी।
वो देखेगा ही नहीं। जिस तरीके से बालक होता है उस पे उसको जब रोशनी दिखाई जाती है तो आंखें चौंधिया जाती है, वो बिल्कुल बंद कर लेता है, क्योंकि उसकी आंखों में उतनी रोशनी पर्याप्त नहीं होती है उसके लिए। वैसे ही 0 से 6 अंश का ग्रह, वैसे ही 24 से 30 अंश का ग्रह वृद्ध है, वो नहीं झेल सकता। उसकी आंखें अब बहुत ही धूमिल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। लेकिन अगर आपको ये ठीक है तो ये भी आप देख लीजिए, यहां से भी दृष्टि का बल मिल जाएगा। नहीं तो चुपचाप ये सम विषम वाली बात याद रख लीजिए। सम है, मित्रता में है, शत्रुता में है, नीच का है, अस्त है, जैसा है आपके ऊपर है। आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं, आप किसको खुश करना चाहते हैं, आप किसकी पूजा करना चाहते हैं, आप कौन से आचार्य का सिद्धांत लोगों की कुंडली पे लागू करना चाहते हैं। क्लियर है? वैसे ही पाराशर जी का ही सिद्धांत है, मेरा नहीं है, आचार्य पाराशर का सिद्धांत है। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मेरी पुत्री ने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। उधर जो भोले बाबा हैं वो अपने गणों से पूछते हैं सती कहाँ है। अब उनका किसी भी कार्य में उनका मन लगता ही नहीं है, वो प्रवृत्ति मूलक हो गए। जिन पे ब्रह्मा जी, साक्षात नारायण, कामदेव, जितने भी ऋषि महर्षि थे, दक्ष प्रजापति जितने थे, सबने काम को भेजा था कि जाइए आप भगवान भोलेनाथ को कामासक्त करिए, पर वो नहीं हुए थे। लेकिन जब से उन्होंने सती मैया को देखा था तब से पूछ रहे हैं सती कहाँ है। यहाँ पर कि उन्होंने ब्रह्मदेव को बुला करके कहा कि जाओ दक्ष प्रजापति से कहो कि मैं उनकी बिटिया से विवाह करूंगा। दक्ष प्रजापति के पास उनके पिता अर्थात ब्रह्मदेव आते हैं और ये बात कहते हैं, पुत्र सती का विवाह शिव से होगा, तैयारी करो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।